खुदा के लिए शहबाज मुझे तलाक मत दो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन बांझ थी। मैंने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया और ख़ुद मलेशिया चला गया। वहाँ एक दफ़ा मेरे बॉस ने कहा कि शहबाज, तुम्हें एक ज़रूरी काम करना है, सभी काम छोड़ दो और एयरपोर्ट पर जाओ, वहाँ मेरा दोस्त आ रहा है, उसे और उसकी बीवी को लेकर आना है। मेरे बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था और अपने दोस्त को लाने की हदायत की थी। मेरा बॉस बहुत खुश मजाज किस्म का था। उसके हज़ारों दोस्त थे मगर कभी भी किसी दोस्त के लिए ऐसी बेताबी नहीं दिखाई थी जैसी उसके लिए दिखा रहा था। ठीक है सर, मैं ले आऊँगा। वक्त बता दीजिए कब जाना है। मैंने फ़ौरन सर झुकाए हाथ बांधते हुए कहा। तो मेरे बॉस कहने लगे, अभी निकल जाओ क्योंकि तुम्हें रास्ते में इंतज़ामात भी करने होंगे। एक तरह से उनकी खुशामदीद की तैयारी करनी होगी, यानी उनके वेलकम की तैयारी करनी होगी। फूलों के बुके ले लेना, कुछ चॉकलेट्स और तोहफ़े खरीद लेना। मेरा सेक्रेटरी तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारा बिल्स अदा कर देगा। अपने ज़ौक़ के मुताबिक अच्छे से उनकी खुशामदीद का इंतज़ाम करना ताकि वो खुश हो जाए। मेरा दोस्त सालों बाद मुझे मिलने आ रहा है, किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरा बॉस जोश में बोल रहा था। मैं हैरान रह गया। सर, क्या ये आपके कोई बहुत करीबी दोस्त हैं? बिलाखिर मैं ज़्यादा देर तक अपनी हैरत छुपा नहीं सका और सर से सवाल कर ही लिया। सर का रवैया हमेशा दोस्ताना होता था, इसलिए सवाल करते हुए झिझक महसूस नहीं हुई। हाँ, ये मेरा बचपन का दोस्त है और हैरत की बात यह है कि जो कभी शादी ना करने की बात करता था उसने 2 साल पहले शादी कर ली है और अब अपनी बीवी को लेकर आ रहा है। मैं खुद उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाता लेकिन मजबूरी आन पड़ी है। एक बहुत अहम मीटिंग है जिसे मैं किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। जब तक मैं मीटिंग अटेंड करूँगा वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर मैं सारा वक्त उनके साथ गुजारूंगा। बॉस के अपने दोस्त के लिए ऐसी बेताबी मेरे लिए नहीं थी। बहरहाल मैं फ़ौरन उनके दोस्त को लेने के लिए रवाना हो गया। रास्ते से मैंने फूलों के बुके, चॉकलेट्स और कुछ खूबसूरत तोहफे खरीद लिए। उनके वेलकम की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कुछ लड़कियों को पैसे देकर उनके ऊपर फूल बरसाने के लिए हायर कर लिया। एयरपोर्ट के करीब एक होटल में टेबल भी रिजर्व करवा लिया जहां चॉकलेट्स, केक और दीगर चीज़ें रखकर उनकी खुशामदीद का शानदार इंतज़ाम किया गया। मुझे यकीन था कि मेरा बॉस मुझसे बहुत खुश हो जाएगा और मेरी प्रमोशन ज़रूर करेगा। मुझे मलेशिया में तकरीबन 4 साल हो चुके थे। मैं मलेशिया क्यों आया था, ये एक अलग कहानी थी। बहरहाल इन 4 सालों में मुझे 2 बार प्रमोशन मिल चुकी थी क्योंकि मैंने पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम किया था। बॉस मुझसे काफ़ी खुश था। वो अपने ज़ाती मामलात में भी मुझ पर भरोसा करने लगा। यही सोचते सोचते हम एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बॉस के दोस्त के नाम की तख्ती उठाए मैं खुद खड़ा था। तख्ती के इर्द गिर्द खूबसूरत फूल लगे थे और चमकते हुए ग्लिटर से उस पर नाम लिखा था। एयरपोर्ट पर चलते हुए लोग खुशगवार हैरत से मेरी जानिब देख रहे थे। मुझ में ऐसा कुछ ख़ास नहीं था मगर वेलकम का जो अंदाज़ अपनाया हुआ था वो ख़ास था। थोड़ी देर बाद एक 3 पीस सूट में मलबूस पावकार शख्स मुझे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। मैं पहचान किया कि यही बॉस के दोस्त हैं। उसने खुश इखलाकी से मुसाफा किया और मेरे पेश किए गए फूलों का बुके कबूल किया। इसी असना में मेरी नज़र उनके पीछे पड़ी स्याह अबाया की एक झलक दिखाई दी। वेलकम टू मलेशिया मैम, उम्मीद है आपका ये सफ़र बहुत खुशगवार गुजरेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फूलों का बुके उनकी तरफ बढ़ाया। मगर जैसे ही मैंने उनका चेहरा देखा तो साकत रह गया। मेरी नज़र मेहमान खतून पर जम गई। वो बहुत ही खूबसूरत थी। ये बात नहीं थी बल्कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कभी ये चेहरा मेरे सामने आ जाएगा और मैं इस तरह हैरत से देखता रह जाऊंगा। कुदरत ने कैसा खेल खेला था। जिस चीज़ से भागकर मैं यहाँ मलेशिया आया था वही चीज़ मेरे सामने खड़ी थी। हेलो सर, सेक्रेटरी ने पीछे से मेरा बाजू हल्का सा खींचा ताकि मैं होश में आ जाऊँ और बॉस के दोस्त को कोई शक ना हो। उसने मेरे हाथों से फूल लेकर खुद उनके हवाले किए और घूरती हुई नज़रों से मुझे देखा। मैं अपनी हालत पर शर्मिंदा सा रह गया। जल्दी से सर झुका लिया। मुझे सख्त शर्मिंदगी हो रही थी कि बॉस का दोस्त क्या सोचेगा, कि शायद मैंने कभी ज़िंदगी में औरत देखी ही नहीं। खुशामदीद मुकम्मल हो चुका था। हम उन्हें लेकर होटल पहुँचे जहाँ बॉस के दोस्त ने केक काटा। बॉस के दोस्त की बीवी अलबत्ता एक तरफ खामोश बैठी रही। मैंने गौर किया कि उसकी गोद में एक बच्चा भी था जो तकरीबन 1 साल का लगता था। वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत था और बॉस के दोस्त मोहम्मद रफ़ीक की बीवी जैसा दिखाई देता था। जो बात मेरे जहन में आ रही थी मैं उस वक्त सोचना नहीं चाहता था कि ऐसा मुमकिन नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता।
ज़रूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है जिससे निकलना मेरे लिए ज़रूरी है, वरना मैं ज़िंदगी भर के लिए फंस जाता। एकदम मैंने अपना सर थाम लिया। ये मुझसे क्या हो गया था? ये मैंने क्या कर डाला था? उस वक्त मुझे ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती महसूस हो रही थी, जो मैंने 4 साल पहले की थी और फिर मलेशिया चला गया। बॉस के दोस्त और उसकी बीवी को बॉस के घर छोड़ने के बाद मैं ऑफिस गया। बॉस को रिसीव करके उन्हें भी घर छोड़ा और फिर अपने रिहायशी क्वार्टर में आ गया। जिंदगी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाती है, जिसका कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। मैंने आज खाना भी नहीं खाया था। मेरी भूख बिल्कुल मर चुकी थी। मैं सीधा बेड पर लेट गया और माजी में खो गया। शहबाज मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बीवी ने अपने हसीन चेहरे पर फिक्र सजाए हुए मेरी जानिब देखा। क्या हुआ है? क्या उलझन है, बताओ मुझे। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उसे इस तरह परेशान नहीं देख सकता था। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी देखकर मैं तड़प उठा। ये फिक्र और परेशानियां तो मेरे लिए थी, वो तो खुद नाजों में पली थी। कैसे कोई परेशानी बर्दाश्त कर सकती? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, डॉक्टर ने आज फिर से मुझे नाउम्मीद कर दिया है। मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसकी ये बात मेरे लिए भी परेशानी का बायस थी। मैं भी चाहता था कि जल्द अज जल्द बाप बन जाऊं, लेकिन अगर खुदा की तरफ से देर हो रही थी तो मैं उसे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता था। इसीलिए तसल्ली देने लगा कि कोई बात नहीं, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। जल्दी अल्लाह ताला हमारी भी सुनेगा और हमारे यहाँ भी औलाद हो जाएगी। मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो जब मेरे घर में दुल्हन बनकर आई तो सारा मोहल्ला उसकी तारीफ़ों से गूंज उठा। उसके हुस्न का चर्चा हर जुबान पर था। गोरी रंगत पर जब लाल दुपट्टा गिरता तो लगता जैसे किसी शहजादी को ज़मीन पर उतारा गया हो। उसके चलने का अंदाज ऐसा था कि देखने वाले पलक झपकाना भूल जाते। वो बात करती तो लहजे में एक नरमी और मिठास होती थी, जिसे सुनकर दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठता। मैंने उसे दिल से चाहा था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वो हमेशा खुश रहे। उसकी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म की तरह थी। मैं हर वक्त उसके नाज नखरे उठाता रहता। अगर कभी ज़रा सा भी उसके चेहरे पर उदासी देख लेता तो दुनिया एक तरफ रख कर उसकी मुस्कुराहट लौटाने की कोशिश करता। हमारी शादी के शुरू के दिन खुशियों से भरे हुए थे। मैं उसके साथ वक्त गुजारने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। उसे बाजार ले जाता, उसके लिए जेवरात खरीदता, महंगे कपड़े लाता, उसके पसंदीदा खाने बनवाता। वो मेरी दुनिया बन चुकी थी। उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता था। मैंने उसके लिए घर में हर आसाइश पैदा कर दी ताकि वो किसी चीज़ की कमी महसूस ना करे। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा हो। वक्त गुजरता गया। शादी को 2 साल गुजर गए, मगर हमारे यहाँ औलाद ना हुई। शुरू में हम दोनों ने इसे मामूली बात समझा। हमने सोचा कि अल्लाह की मर्ज़ी है, जल्द सब ठीक हो जाएगा। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी बीवी की आंखों में फ़िक्र बढ़ने लगी। वो हर महीने दुआएं मांगती, नफल पढ़ती, सदका देती, कभी किसी बुजुर्ग के पास चली जाती, कभी किसी आमिल के कहने पर तावीज़ गले में डाल लेती। मैं उसे समझाता कि फ़िक्र मत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बेहतर जानता है कब देना है। मगर उसका दिल मुतमईन नहीं होता था। वो हर वक्त सोचों में गुम रहने लगी। मेरी माँ शुरू से ही इस रिश्ते के हक़ में नहीं थी। उसका ख्याल था कि मैंने अमीर घराने में शादी दौलत की लालच में की है। वो अक्सर मेरी बीवी से उलझने लगती। माँ को उसके नखरे बर्दाश्त नहीं होते थे। वो अक्सर कहती कि उनके घर की लड़की हमारे घर के काम कैसे करेगी, और अब जब औलाद नहीं हुई तो उसने मौका गनीमत जाना। माँ रोज़ बरोज़ मेरी बीवी को ताने देने लगी। कभी कहती कि औरत बनकर भी औरत नहीं बनी, कभी तंज करके कहती कि तेरे हाथों की लकीरें तो जैसे बांझ पैदा हुई हैं। कोई ये भी कह दे कि तेरे नसीब में माँ बनने का सुख कहाँ। ये अल्फाज सुनकर मेरी बीवी चुप हो जाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, मगर मैं उसकी खामोशी पढ़ लेता था। मैं जब भी घर आता तो वो चुपचाप बैठी होती। कहती अम्मा बुरी हैं और अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनकी बातों का बोझ मत बनाओ। वो कहती हैं मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे दिल पर लफ्ज़ तीर बनकर लगता है। कभी कभी लगता है कि मेरे यहाँ औलाद ही नहीं होनी। साफ लफ्ज़ों में मुझे बाँझ कहती हैं और ऐसा लगता है जैसे मैं सच में बाँझ हूँ। मैंने कई दफ़ा माँ से बात करने की कोशिश की कि आप बराहे करम इस तरह के अल्फाज ना कहा करें, मगर माँ उल्टा मुझ पर बरस पड़ती कि तू अपनी बीवी के जादू में आ गया है। यहाँ तक कि एक दिन कह दिया कि अगर तुझे औलाद चाहिए तो दूसरी शादी कर ले। मैंने ये बात सुनकर कानों को हाथ लगाया।
मैंने माँ से कहा कि मैं अपनी बीवी के बिना जिंदगी का सोच भी नहीं सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ माँ के अल्फाज मेरे दिल में उतरने लगे। शादी को 6 साल गुजर गए थे, मगर हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। मैं अब थकने लगा था। मैं देखता कि दोस्तों के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। मेरी बीवी का चेहरा मुरझा चुका था। वो पहले जैसी हंसी खुशी वाली औरत नहीं रही थी। मैं जब भी घर आता तो वो या तो कुरान पाक पढ़ रही होती या आंसू बहा रही होती। मैं कभी कभी गुस्से में कह देता कि बस भी करो, कब तक रोना है। उसके लब कांपने लगते, मगर वो कुछ कहे बिना चुप हो जाती। अम्मा रोज मेरा दिमाग भरने लगी। वो कहती, बेटा ये औरत तुझे कभी कोई वारिस नहीं दे सकती। कल को मर गया तो तेरा नाम मिट जाएगा, तेरी जायदाद, तेरा सब कुछ गैर के हाथ लग जाएगा। मैं हर रोज़ ये बातें सुनता और मेरा दिल बदलने लगा। मैं सोचने लगा कि शायद अम्मा ठीक ही कहती हैं। दौलत, हुस्न, मोहब्बत सब अपनी जगह, मगर औलाद के बगैर जिंदगी अधूरी है। एक दिन माँ ने फिर से तानों की बौछार कर दी। वो कह रही थी, देख अपने दोस्तों के बच्चे खेल रहे हैं और आज तू भी खाली घर में बैठा है। मैंने माँ को चुप कराने की कोशिश की, मगर वो बाज ना आई। मेरी बीवी अंदर से निकल कर आई तो माँ ने उसके सामने भी कह दिया, जा दफ़ा हो जा, जा दफ़ा हो जा, सो जा जाके। वेली औरत मेरे बेटे को औलाद की खुशी तक नहीं दे सकी। मेरी बीवी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने सिर्फ इतना कहा, अम्मा मैंने आपके बेटे से मोहब्बत की है, मैंने उसे कभी दुख देने का सोचा भी नहीं। लेकिन माँ ने सख्त लहजे में कहा, मोहब्बत के नखरे औलाद देकर दिखाए जाते हैं। मैंने देखा वो कांप रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे थामने की कोशिश की, मगर उसने मेरा हाथ झटक दिया। कहने लगी, शहबाज अब मैं थक गई हूँ। तुम्हारी माँ की बातें अब मेरे दिल को चीरने लगी हैं। तुम मेरी हालत समझो। मैंने कहा, मैं समझता हूँ, मगर तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि तुम बांझ हो। तुम मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती। मैंने खुद अपनी ज़ुबान से ये कह दिया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी पुरसुकून रात थी। अगले दिन मामूली सी बात पर माँ ने शोर मचाया कि औरत बदतमीज़ है। मैं गुस्से में आ गया। मैंने कह दिया कि मैं इसे तलाक दे दूंगा और अपने घर से निकाल दूंगा, जबकि वो मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। वो कह रही थी, खुदा की लिए शहबाज मुझे तलाक मत दो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मगर मेरे कानों में जैसे अम्मा की आवाज़ गूंज रही थी कि तुझे वारिस नहीं मिलेगा। मैंने गुस्से में आकर 3 अल्फाज अदा कर दिए, तलाक। मेरे अल्फाज सुनती ही वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके आंसू मेरे कदमों में बहने लगे। वो रो रही थी कि मैंने उसे कैसी बेवफाई कर दी। मैंने उसे धक्के मारो घर से निकाल दिया। माँ खुशी से भूले नहीं समा रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर चला गया, मगर दिल जैसे सीने में नहीं था। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मोहब्बत के बदले में जुल्म कर दिया। अगले दिन मैंने मुल्क छोड़ दिया। मलेशिया का वीज़ा पहले से लगा हुआ था। मैंने सोचा शायद वहाँ जाकर सब भूल जाऊँगा, मगर इंसान अपने गुनाह से कहाँ भाग सकता है। वो मोहब्बत जो मुझे अपनी बीवी से बेहद बेहिसाब थी। और आज बरसों बाद मैंने एयरपोर्ट पर अपने बॉस के दोस्त के साथ उसे देखा तो दिल जैसे सीने से निकल कर लबों तक आ गया। वो मेरी वही बीवी थी, मेरी खूबसूरत बीवी, लेकिन अब वो किसी और की थी। और उसकी गोद में वो बच्चा था जो मेरे ख्वाबों में बरसों से मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों तले से खिसक गई हो। मैंने खुद अपनी किस्मत को तलाक दी और अब वो मेरे सामने अपने नए नसीब के साथ खड़ी थी। मेरे दिल में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि जब वो बांझ थी तो फिर उसकी गोद में बच्चा कैसे आ गया। इन्हीं सोचों में गिरा हुआ सो गया था। अगले दिन बॉस ने अपने दोस्त के लिए एक पार्टी रखी थी। पार्टी का माहौल बहुत शानदार था। हर तरफ चहल पहल लगी हुई थी। मैं कोने में खड़ा हुआ था जब अपनी साबका बीवी को अपनी जानिब आते हुए देखा। उसने गोद में बच्चे को उठा रखा था और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मुझे लगता है आप अपने माजी की गलतियों पर पछता रहे हो। तुमसे तलाक होने के बाद मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि शादी कर लूँगी। तुम्हारी बेवफाई ने जैसे मुझे तोड़ दिया था। हर मर्द एक जैसा लगता था, मगर फिर रफ़ीक मेरी ज़िंदगी में आया और उसने मर्दों के बारे में मेरी सोच बदल दी। उसने मुझे एहसास दिलाया कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। अगर तुम कानों के कच्चे थे और अपनी माँ की बातों में आ गए थे तो सब मर्द ऐसे नहीं होते। रफ़ीक को न जाने मुझ में ऐसी क्या खूबी नज़र आई कि वो मेरे पीछे ही पड़ गए और ज़िद करने लगे कि मैं उनसे शादी कर लूँ। मैं कितना ही अरसा उनकी बात को टालती रही, मगर जब मुझे पता चला कि वो कभी शादी के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन मुझे देखते ही शादी के लिए इसरार करने लगे, तो मैंने उनसे शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे शौहर शादी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन्हें कभी ऐसी लड़की ही नहीं मिली थी जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। वो कहते थे कि तुमसे मिलकर मेरा नज़रिया बदल गया। शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की खुशखबरी सुना दी।
बिना किसी इलाज के ही मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी, जो इस बात का सबूत थी कि अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबान है। असल में बांझ मैं नहीं थी, तुम थे। याद है हम दोनों ने मिलकर टेस्ट करवाए थे। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा आया था कि तुम बांझ हो, लेकिन तुम्हें दुख होगा। इस ख्याल से मैंने रिपोर्ट्स बदल दी थी। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुई थी, इसलिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ तुम्हारे खानों में मिलाकर तुम्हें बिना बताए खिलाती रही, ताकि तुम्हारे यहाँ औलाद की खुशखबरी आ सके। हर बार प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को नेगेटिव देखकर मैं मायूस भी इसलिए होती थी क्योंकि हकीम की दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी और ना ही डॉक्टर की दवा काम कर रही थी। मगर तुमने तो मुझे बांझ समझ लिया और अपनी माँ की बातों में आकर सीधा मुझे तलाक दे दी। हालांकि ये जुल्म था। आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें हकीकत बता रही हूँ कि कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम में थी। तुम कभी बाप के रुतबे पर फायज ही नहीं हो सकते थे। तुमने मेरी जान पर जुल्म किया, मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। मैं ही पागल थी जिसने ये सोच लिया था कि मोहब्बत के सहारे तुम मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दोगे। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे बांझ होने का राज तुमसे छुपाया था, तुम्हारी माँ के ताने बर्दाश्त किए। मगर आज अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और खुदा ने मुझे एक बेहद चाहने वाले शरीक हयात से नवाज दिया है। मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ कि अपने बाद किसी भी लड़की की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद न करना कि वो तुम्हें औलाद की खुशखबरी नहीं दे पाई। कमी उनमें नहीं, तुम में है। मेरी साबका बीवी ये कहकर चली गई और मैं वहीं दम बखुद खड़ा रह गया। आज जब हकीकत सामने आई थी तो मैं बुरी तरह टूट गया था और अब शायद पूरी ज़िंदगी पछतावे में गुजरने वाली थी कि मैंने एक वफादार औरत की कदर नहीं की, जिसने मेरे लिए हर तकलीफ़, हर जुल्म बर्दाश्त कर लिया था। नाज़रीन, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद सबक-आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में एक अल्लाह का बहुत ही खूबसूरत नाम कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।